सुप्रभात बच्चों। आज मैं मैथिली शरण गुप्त के जीवन परिचय को बताऊंगी। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तथा नए भारत में हिंदी जनता के प्रतिनिधि कवि के रूप में सम्मानित मैथिली शरण गुप्त का जन्म 3 अगस्त 1886 को उत्तर प्रदेश के झांसी जिले के चिड़गांव में हुआ था। उनके पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे और उनके छोटे भाई सिया शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि थे। उनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, उर्दू, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर भी इनका समान अधिकार था। आगरा और इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने इन्हें डिलिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने 1954 में पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया। वे 2 बार राज्यसभा के सदस्य भी मनोनीत हुए। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रंग में भंग, जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया, गुरुकुल, बिकट भट्ट, सिद्धराज, वैतालिक, किसान, अनघ, तिलोत्तमा, चंद्रहास, अजित, नहुस, अंजलि और अर्घ्य, अर्जन और विसर्जन, कावा और करबला आदि। कुछ अनुवाद हैं पलासी का युद्ध, मेघनाद वध, वृत्र संहार आदि। गुप्त जी ने भारत भारती जैसी कृति द्वारा हिंदी जनता में जाति और देश के प्रति गर्व और गौरव की भावना भर दी थी। तभी से वे राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए। भारतेंदु युग में स्वदेश प्रेम और जातीय गौरव की जिस भावना का समारंभ हुआ, उसके आगामी विकास के सूत्रधार गुप्त जी ही थे। राष्ट्रीय आंदोलन में मैथिली शरण गुप्त के काव्य का गहरा संबंध रहा है। गुप्त जी ने अपने काव्यों द्वारा आधुनिक भारतीय जीवन और समाज को समग्रता में समझने, समझाने तथा उसे व्यक्त करने का अनवरत प्रयास किया है। इन्होंने अनेक महाकाव्यों और खंड काव्यों की रचना की। वे वैष्णव एवं राम भक्त थे। साकेत, जिसका अर्थ है अयोध्या, उनका उत्कृष्ट महाकाव्य है। उसमें अयोध्या में होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों का वर्णन प्रधान है। इसकी रचना उन्होंने इस उद्देश्य से की थी कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए। राम, सीता और लक्ष्मण के वनगमन के पीछे उर्मिला अयोध्या में ही रह गई थी। उस पर कवि की विशेष दृष्टि थी। द्वापर कृष्ण कथा को तथा यशोधरा बुद्ध कथा को लेकर लिखे गए उनके लोकप्रिय काव्य हैं। गुरुकुल में उन्होंने सिख गुरुओं की महिमा का गान किया है। उनके काव्यों में चरित्र चित्रण और प्रबंध कला की उत्कृष्टता झलकती है। इसके अतिरिक्त मैथिली शरण गुप्त ने अन्य काव्यों और शैलियों में भी रचनाएं की हैं। तिलोत्तमा, चंद्रहास और अनघ उनके पदबद्ध रूपक हैं। वैतालिक, किसान, झंकार आदि उनके प्रगीत और मुक्तक रचनाएं हैं। गुप्त जी की सभी रचनाएं जातीय गौरव और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत हैं। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। खड़ी बोली को कविता की भाषा बनाए जाने का कार्य बड़े पैमाने पर द्विवेदी युग में ही हुआ। निश्चय ही आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निर्देशन में गुप्त जी ने इसमें अग्रणी भूमिका निभाई। अतः यह कहा जा सकता है कि आज की काव्य भाषा के निर्माण में उनकी आधारभूत भूमिका रही है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत की अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। प्राचीन के प्रति पूज्य भावना और नवीन के प्रति उत्साहपूर्ण स्वागत भाव गुप्त जी की विशेषता है। उत्तरोत्तर बदलती भावनाओं और काव्य प्रणालियों को ग्रहण करते चलने की शक्ति ने उनके सुदीर्घ रचना समय में बराबर उनका महत्व बनाए रखा। काव्य साधना करते हुए 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को कवि मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु हो गई। धन्यवाद।